मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ क्लासेज खेली। ग्रोथ क्लासेज खेली। देखो, क्लास 9 के लिए हमने लास्ट क्लास में जो वर्क दिया था वो था कि इन सब सारे पॉइंट्स की डेफिनेशन उन्हें लिखनी थी। अब इन सारे पॉइंट्स की डेफिनेशन जिसने लिखी है उनमें से मुझे नहीं लगता सारे स्टूडेंट्स ने लिखी है। एक दो स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सअप किया है, बाकी इससे ज़्यादा किसी ने मुझे व्हाट्सअप नहीं किया तो इसका मतलब उन्होंने नहीं भी लिखी। यदि लिखते तो हर कोई जो स्टूडेंट अपना वर्क करता है तो वो जल्दी से जल्दी अपना वर्क दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसका मतलब अभी उन्होंने वर्क नहीं किया है, कोई बात नहीं, अभी नहीं किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकी सारी डेफिनेशंस जो है, जो भी डेफिनेशन है वो डेफिनेशन वाला प्रिंट एकदम बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसकी लिंक दे रखी है, वहाँ से डाउनलोड करनी है और वहाँ से तुम्हें उन्हें फेयर नोटबुक में अच्छे से बिल्कुल क्लियरली लिखना है। डायग्राम के साथ तुम्हें दे रखा है, डायग्राम के साथ ही तुम्हें बनाना है। पेंसिल से डायग्राम बनाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पेंसिल से स्केल को यूज करके डायग्राम बनाने होते हैं तो वही यूज करके तुम्हें बनाना है। इसके साथ साथ तुम्हें सारी डेफिनेशन लर्न भी करनी है। चैप्टर 5 में से यदि कुछ आता है तो ये आता है, डेफिनेशन आती है या फिर एक दो एलिमेंट्स पूछ लेता है, एग्जाम्स पूछ लेता है या फिर पोस्टुलेट्स पूछता है। हम पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ने वाला है, ठीक है। पोस्टुलेट के बारे में मैंने कहा था कि पोस्टुलेट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो लास्ट वर्क था, एलिमेंट्स लर्न करने थे, जिसने भी लर्न कर लिए हैं वो मुझे कमेंट में करके बताएं सर एलिमेंट्स याद हो गए हैं। जिसको एग्जाम्स भी याद हो गए हैं वो एग्जाम्स के बारे में बताएं। जिसने डेफिनेशंस लिख ली थी लेकिन व्हाट्सएप नहीं की वो भी उसके बारे में मुझे बताएं, ठीक है। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो अब हम पढ़ने वाले हैं पोस्टुलेट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं जो 5 पोस्टुलेट्स यहाँ है, जो भी है वो उनको मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, ठीक है। और जो भी पोस्टुलेट्स में लिख रहा हूँ उनको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन करने के बाद हम चैप्टर पे आता है, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूँ, देखिए पोस्टुलेट्स क्या होता है। पोस्टुलेट्स कुछ यूक्लिड्स ने कुछ स्टेटमेंट्स दे दी कि ऐसा होता है, ठीक है। और ऐसा उसने ऐसे ही नहीं कह दिया, उसने प्रूव भी किया, ठीक है। जैसे उसने कहा कि पॉइंट के पार्ट नहीं होते, तो ये बात तो हमें सीखने वाली बात है, जानने वाली बात है। हम क्या उसका डायग्राम बनाने बैठेंगे? नहीं बैठ सकते उसका डायग्राम बनाना। एग्जाम्स में उसने कहा था कि जो होल पार्ट है वो छोटे से पार्ट से तो हमेशा बड़ा होता है। तो ये तो बात हम भी जानते हैं कि यदि पूरा घर बड़ा है और घर में जो रूम बना हुआ है वो रूम बड़ा है, तो हमें पता होता है कि जो पार्ट होता है वो पार्ट हमेशा छोटा होता है और जो होल पार्ट होता है जो कंप्लीटली उसको ले लेते हैं तो वो बड़ा होता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग पोस्टुलेट्स में उसने क्या बोला है, यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स क्या है, उसने सब बोला है ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉ। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है फ्रॉम एनी वन पॉइंट, किसी एक पॉइंट से, टू एनी अदर पॉइंट, अलग किसी एक पॉइंट तक, ठीक है। सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। जैसे एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो तुम इधर से? ये कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉ फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। देखो यही एग्जाम्स 5.1 में क्या है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, तो इनसे सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। इसी की स्टेटमेंट को चेंज किया है। अच्छा, मैं एक बात तुमसे यही पूछ लूं, ठीक है, इसी पोस्टुलेट के अंदर क्या तुम्हें ये नहीं पता चल रहा कि यदि हम सिंगल पॉइंट की बात करें, सिंगल पॉइंट की बात करेंगे तो सिंगल पॉइंट से कई सारी लाइनें पास हो सकती है कि नहीं हो सकती? इस पॉइंट से कितनी सारी लाइनें पास हो रही हैं? इन्फिनिटी लाइन पास हो सकती हैं। तो एक पॉइंट से तो कितनी भी सारी लाइन पास हो सकती है, लेकिन यदि पॉइंट से पॉइंट की बात की जाए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सिर्फ एक ही लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगी, या फिर ये कहें कि दो पॉइंटों से सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है। ऐसा नहीं सोच सकते कि हम यदि एक लाइन इसको मिला दिए तो एक लाइन इसको ऊपर से और बना दें, इसी के ऊपर एक और बना दें, इसी के ऊपर एक और बना दें। सर हमें दिख नहीं रही है तो बहुत सारी नहीं, वहाँ एक ही लाइन दिखेगी, ठीक है। ऐसा दिखना चाहिए, अलग अलग दिखना चाहिए, तो ये हम उसे काउंट करेंगे। तो इसका मतलब हमें इतना पता चल गया कि 2 पॉइंटों से सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लाइन ही पास हो सकती है। इसके बाद सेकंड, ए टर्मिनेटेड लाइन। टर्मिनेटेड का मतलब क्या सिखाया था मैंने चैप्टर फर्स्ट में? टर्मिनेटेड का मतलब होता है जो डिवाइड कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ लाइन की बात की है तो टर्मिनेटेड मतलब जो लाइन कंप्लीट खत्म हो जाती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे।
सपोज करो ये ऐसी लाइन है, तो कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, मतलब इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है आगे पीछे किधर भी। ये पॉइंट तो यहाँ रहेंगे ही रहेंगे, इसको मैंने स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, इसके से इधर इसको भी बढ़ा सकते हैं, इसको भी बढ़ा सकते हैं। जब कभी हम ट्राइंगल बनाते हैं ना ट्राइंगल में कहा जाता है कि मैं इस लाइन को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो इस लाइन को हम ऐसे प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये तो फिक्स लाइन थी, टर्मिनेटेड लाइन थी, इसको हमने प्रोड्यूस कर लिया एक साइड में, तो कौन से पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग किया, सेकंड के अकॉर्डिंग किया, फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया। अब ए सर्किल कैन बी ड्रॉ किया जा सकता है विद एनी सेंटर, किसी भी सेंटर के साथ और किसी भी रेडियस का, ठीक है, एनी रेडियस। सपोज करो अब मैं ऊपर वाले पोस्टुलेट्स इरेज कर देता हूं, ठीक है। तुमसे कहा गया है कि एक कोई भी सर्किल है, वो कोई भी सेंटर, अब देखो मैं यहाँ एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, इस एरिया के अंदर जो रेक्टेंगल का ये इनर एरिया है, आउटर की हम बात ही नहीं कर रहे, जो इनर एरिया है, तो इसके अंदर कितने सारे पॉइंट होंगे, तो मैं तो मानता हूँ कि बहुत सारे पॉइंट होंगे जो मैं इन्हें काउंट नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैंने उनमें से एक पॉइंट ये लिया, कौन सा पॉइंट लिया ये, और एक रेडियस ले ली 1 सेंटीमीटर की, तो एक सर्किल बना दिया। फिर मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया तो 2 सेंटीमीटर का सर्किल बना दिया, फिर एक और लिया 2 सेंटीमीटर रेडियस ली, फिर एक और सर्किल बना दिया। बनाते कैसे हैं, कंपास लेते हैं, कंपास में पेंसिल लगाते हैं, पेंसिल के कंपास की नेडल को तो यहाँ रख देते हैं नेडल को, और उस पेंसिल की घुमा देता है, ठीक है, रोटेट कर देता है इस पे रखे हुए, तो ये क्या बनता है, एक सर्किल बन जाता है। हमें पता होना चाहिए कि इस सेंटर की डिस्टेंस इस सर्कमफेरेंस से इक्वल होती है हर जगह, इसी को क्या बोलते हैं हम, रेडियस बोलते हैं। तो किसी भी सेंटर के साथ, किसी भी रेडियस के साथ हम ऐसा सर्किल बना सकते हैं। यदि रेडियस इक्वल हो जाए तो इसका मतलब हमें क्या पता चल गया, वो सारे सर्किल क्या है, इक्वल है, ठीक है। इसके बाद ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, सारे राइट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे मैंने यहाँ बनाया 90 डिग्री का एंगल, एक मैंने ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया, ठीक है, इसके बाद एक ऐसे बना दिया, तो ये जो सारे राइट एंगल बने हुए हैं ये सारे क्या है, इक्वल है। 90 डिग्री तो 90 डिग्री के इक्वल रहेगा ही, तो इसका मतलब ये भी हमारे बहुत आसान सी पॉसिबिलिटी थी, कहीं भी 90 डिग्री का एंगल बना लो। यदि मैंने यह कहा कि एक तो बन रहा है ऐसे 90, और एक सर्किल के अंदर डायमीटर बनाया, डायमीटर के अंदर ये एंगल बनाया, ये हमेशा 90 का बनता ही है, ये थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये 90 का बनता है, तो ये और ये दोनों ऑटोमेटिक क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा, इसके बाद इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन मेक्स, देखो मैं एडिट कर देता हूँ, इसका डायग्राम बनाता हूँ अच्छा सा। क्या लिखा हुआ है, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस, 2 स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उन पर एक स्ट्रेट लाइन आके पड़ जाती है, ठीक है। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, सपोज करके चल रहा हूँ कि ये लाइंस पैरेलल लाइंस है, इसलिए मैंने डेफिनेशन सिखाई थी तुम्हें पहले, ठीक है। ध्यान रखना, पैरेलल लाइंस जो एक दूसरे को प्रोड्यूस करने पर कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इनके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, और मैंने ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ की कि इस पे 90 बन गया, इस पे भी 90 बन गया, ठीक है। अच्छा, इधर 90 है तो इधर क्या बनेगा, इधर भी 90 बनेगा, ये हम 8th क्लास में अच्छे से सीख के आए हैं। अच्छा, अब मैं इसकी बात पे आता हूँ, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस, 2 स्ट्रेट लाइंस पर फॉल करती है, 2 स्ट्रेट लाइंस पर सिंगल लाइन फॉल हो रही है, गिर रही है उसके ऊपर, मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन टू द सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ, यदि इस इंटीरियर एंगल्स की बात करें, इसको हटा दें, ठीक है, इनकी बात करें, एक डायग्राम और बना देता हूं मैं, ठीक है, यहाँ भी हमें काम आने वाला है। तो इंटीरियर एंगल्स ये बनने वाले हैं, देखो इधर तो मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4, इधर लिख रहा हूँ 5 6 7 8, ठीक है। ध्यान से सीख रहे हैं, एक बार मैंने पैरेलल लाइन ली हुई है, एक बार इंटरसेक्टिंग लाइन ली हुई है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन उनके ऊपर से पास हो रही है, ठीक है। अब क्या करना है, पढ़ो वापस से, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस मेक द इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल्स बनाते हैं ऑन द सेम साइड, सेम साइड, तो इधर तो 1 + 3 बन रहा है, इधर 2 + 4 बन रहा है, इधर 5 + 7 बन रहा है, इधर 6 + 8 बन रहा है। अच्छा, साइड ऑफ इट टेकन, यदि ये दिया जा रहा है टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स, तो यदि एक साइड हमने राइट एंगल से कम लिया, देखो इधर तो मैंने 90 90 का लिया है,
तो 90 90 180 हो गया, 90 प्लस 90 180, मतलब यह कहा जाए टू राइट एंगल्स की बात हो गई यार, टू राइट एंगल्स की बात हो गई। अब मैंने इन लाइंस को देखो, ये बिल्कुल ये मान लो स्टील की रॉड है, ठीक है, जो एक पाइप के बंधी हुई है, पेच लगा हुआ है, और मैंने इनको दबाने की कोशिश की यहाँ से, ठीक है, तो ये क्या ऐसे बन जाएगी ना, जैसे मैं इनको दबाऊंगा तो ये तो ऐसे हो जाएगी, लेकिन उधर से तो क्या होगा, ओपन हो जाएगी और ज्यादा। जैसे मेरे हैंड ये है, यदि मैं इनको ऐसे करूंगा तो इन दोनों के बीच में ये तो आगे की तरफ देखे निकलते हुए, तो क्या होगा, ये डिस्टेंस कम हो जाएगी, मतलब ये इनके बीच की ब्रिज कम होती जाएगी। इसको हम कम कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, होगा नहीं होगा। अच्छा ये ज्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, तो हमें पता है कि ये दोनों 90 90 के, अभी पता था ना। यदि हम इसको ऐसे कम करेंगे तो एंगल कम नहीं हो जाएगा, तो इधर हमें पता चल गया टू राइट एंगल से कम है। इन दोनों का सम क्या होगा, टू राइट एंगल से कम होगा, चाहे कितना भी कम हो, मतलब कितने से कम होगा, 180 से कम होगा। अच्छा आगे की बात पढ़ते हैं। देन द टू स्ट्रेट लाइन, तब जो टू स्ट्रेट लाइंस हैं, इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, तो उन दोनों को यदि प्रोड्यूस कर दिया जाए, इसको भी मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसको भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, इधर भी दोनों साइड मैंने इसको प्रोड्यूस कर दिया, तो मीट ऑन दैट साइड, तो वो उस साइड मिलेंगे, ऑन विच, उसकी उस साइड में मिलेंगे जिस पर सम ऑफ एंगल्स का सम इज लेस देन टू राइट एंगल्स, जहां टू राइट एंगल से कम है, वो उसी साइड जाके मिलेंगे। देखो यदि हम इनको प्रोड्यूस करें तो ये उसी साइड जाके आके मिल रही है जिधर टू राइट एंगल से इनका सम कम हो रहा है, जिधर ज्यादा है उधर वो नहीं मिलेंगी, और जब इक्वल हो जाता है तो ये मिलती ही नहीं है। समझ में आया, जब ये मिलती नहीं है तो इनको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोल देते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि मैं सपोज करता हूँ कि इसी डायग्राम को अभी जैसे ऐसे बना हुआ है, मैं इसको ऐसे बनाऊं, ठीक है, अब हमें पता चल रहा है कि इधर 90 से कम होगा, क्योंकि इधर हमें थोड़ा सा जो है पोर्शन एक दूसरे की तरफ टर्न होते हुए दिख रहा है, तो 180 से कम होगा नहीं होगा, 180 मतलब टू राइट एंगल, ठीक है, और कम होगा तो इसी की साइड जाके मिलेंगे, हमको पता है, और जिस साइड जाके मिलते हैं उधर ही 180 से कम होगा, ये भी हम कह सकते हैं। इधर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इधर वाले कम होंगे, इधर वाले ज्यादा होंगे। यदि मैं यहाँ एक स्टेटमेंट बना देता हूँ तो कैसी बनेगी, 1 2 3 4 मैंने लिखा, तो 1 + 3 इज ग्रेटर देन 2 + 4, होगा नहीं होगा, चलो कैसे होगा देख लेते हैं। हमें पता है 2 + 4 का सम 180 से कम है या नहीं। अच्छा 1 + 3 का सम 180 से ज्यादा है कि नहीं, तो देखो ये तो 180 से ज्यादा, ये 180 से कम है या नहीं, तो इसको मैंने ऐसे लिखा, कैसे लिखा, 2 180 तो इधर लिख दिया, एक बार इधर एक बार इधर से 180 ज्यादा कब है, 2 + 4 है जब, और इधर कब है 1 + 3, 180 से इधर हो गया ना, यदि इसको हटाएं तो 180 से 1 + 3 ज्यादा हो गया, यदि इसको हटा दें तो 180 से कम हो गया, तो बस बीच में से हमको यही तो हटाना है, और यहाँ पे दिख गया कि 2 + 4 इज लेस देन 1 + 3, दिखा नहीं दिखा, और ऐसे ही तो लिख रहा है 1 + 3 इज ग्रेटर देन 2 + 4, उल्टा लिख दिया, इसको ऐसे करके लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा इस तरीके से हमारी पोस्टुलेट हो जाती है खत्म, ठीक है, पोस्टुलेट हमने अच्छे से समझ ली, डायग्राम के साथ समझ ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है, बहुत ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़ना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बोर्ड पे सिर्फ और सिर्फ मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल नंबर 2 समझाने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमें दे रखा है बुक में, उसमें से वहाँ उसकी लैंग्वेज देख लेना, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आ जाते हैं एक्सरसाइज 5.1, ओपन कर लो 5.1, एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी। यदि किसी के पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में ये दे रखी है लिंक, एनसीईआरटी की 5.1 वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, लास्ट क्लास में भी दे रखी थी और इसमें भी हमने दे रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, हमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है ये हमें बताना है, ठीक है। गिव रीजन ऑफ योर आंसर, और तुम्हें तुम्हारे आंसर का रीजन भी बताना है कि तुमने ऐसे कैसे तो उसको ट्रू बोल दिया और ऐसे कैसे उसको फॉल्स बोल दिया। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, केवल वन लाइन पास, कि सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है, पास थ्रू ए स्टेट पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है। देखो ये तो जाने क्या कह रहा है, मैं तो इसकी बात को पूरा कर देता हूँ, पर लेकिन मैं इसकी बात को पूरा करने के साथ साथ अपना एक्स्ट्रा माइंड भी लगा देता हूँ। तो ये सिंगल पॉइंट से कितनी लाइनें पास हो रही हैं बताना जरा, इन्फिनिटी लाइंस पास हो रही हैं, तो इसका मतलब ये तो क्या कह रहा है, रॉन्ग बात कह रहा है, और रॉन्ग कह रहा है तो पोस्टुलेट इसके अंदर काम आ जाएगी। यदि हम बात करें तो
पोस्टुलेट तो इसके अंदर काम ही नहीं आ रही, पोस्टुलेट तो 2 पॉइंट से सिंगल लाइन बनाने वाली पोस्टुलेट है। यदि हम बात करें तो इसलिए हम डायग्राम बना के दिखा सकते हैं नहीं दिखा सकते, तो हमने रीजन दे दिया इस डायग्राम को बना के और हमने कह दिया कि ये क्या है, फॉल्स है। There are an infinite number of lines which pass through two distinct points. देखो, there are an infinite number of lines. Lines के जो infinite number है, ठीक है, lines मतलब बहुत सारी lines हैं, बहुत सारी लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो दो पॉइंटों से, दो अलग अलग पॉइंटों से इनसे कई सारी लाइंस पास हो सकती हैं। अब कैसे पास होंगी, हम तो एक से ज़्यादा नहीं बना पा रहे, बना सकते हैं क्या, तो एक से ज़्यादा नहीं बना पाएंगे, तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स। और ये क्या है, पोस्टुलेट क्या है, फर्स्ट। और यदि हम बात करें तो पोस्टुलेट फर्स्ट के साथ साथ जो मैंने दिखाया था 5.1 एक्सियम 5.1 इसका बिल्कुल अपोजिट है, इसको क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, क्योंकि वो तो कह रहा है कि 2 पॉइंटों से सिर्फ यूनिक की लाइन बनाई सकती है, मतलब सिर्फ सिंगल लाइन, और ये कह रहा है कि 2 पॉइंटों से कई सारी लाइन बना सकती हैं। हो गए ना कॉन्ट्राडिक्ट, दोनों अलग अलग, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 5 हो गया, और रीजन क्या हो गया, एक्सियम 5.1 या फिर ब्रैकेट में लिख दें पोस्टुलेट फर्स्ट, ठीक है। थर्ड, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। एक जो लाइन खत्म हो गई, हमने ये पोस्टुलेट भी अभी हमने पढ़ी है, ठीक है, पढ़ी कि नहीं पढ़ी, सेकंड पोस्टुलेट ये तो पढ़ी है, टर्मिनेटेड लाइन को हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, तो हम क्या लिख देंगे, रीजन, पोस्टुलेट सेकंड है ये तो पोस्टुलेट सेकंड है, तो हम तो पहले से ही यूक्लिड्स की लीनियर ने बता दिया कि ऐसा है तो ऐसा है। फोर्थ, इफ 2 सर्किल्स आर इक्वल, 2 सर्किल इक्वल है तो देयर उनके रेडियस भी इक्वल होंगे। अब सपोज करो मैंने एक सर्किल बनाया 3 सेंटीमीटर वाला और एक और सर्किल बना दिया 3 सेंटीमीटर वाला। अब मुझे पता है ये दोनों सर्किल इक्वल है, तो इनकी रेडियस तो इक्वल होगी, दोनों सर्किल इक्वल है। यदि मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूं तो ये दोनों इक्वल ही तो रहेंगे, तो इसका मतलब कौन सी पोस्टुलेट यहाँ काम आ सकती है, फोर्थ सर्किल वाली पोस्टुलेट काम आ सकती है। या फिर हम एग्जांपल में डायग्राम भी हम इसमें रीजन में बना सकते हैं, कोई फिक्स एग्जांपल लेके, जैसे मैंने लिया C1 इधर C2 और ये 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। इसके बाद फिफ्थ, इन फिगर 5.9 इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, तुमसे बोला है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, तो क्या ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई होगा, हाँ होगा, ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, और पी क्यू एक्स वाई के, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल होंगे। कहाँ पढ़ा था हमने ऐसा, हमने ऐसा एक्सियम्स में पढ़ा था, और कौन सी एक्सियम्स में हमने ये बात पढ़ी है, मैं बता देता हूँ, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग द इक्वल टू वन अनदर। एक्सियम फर्स्ट हमने में ऐसा पढ़ा है, सबसे जो फर्स्ट एक्सियम है, फर्स्ट एक्सियम, उसी के अंदर हमने ऐसा पढ़ा है कि यदि कोई चीज़ किसी की इक्वल है, दूसरी चीज़ किसी की इक्वल है, और वो दोनों चीज़ हमें दिख रही है कॉमन है, तो वो आपस में भी इक्वल होंगी। अच्छा, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो डेफिनेशन लिखनी है, जो भी यहाँ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनकी डेफिनेशन तुम्हें यहाँ लिखनी है। अच्छा, इसके बाद कंसीडर 2 पोस्टुलेट गिवन बिलो, हमें पोस्टुलेट्स के बारे में क्वेश्चन नंबर 2 की डेफिनेशन हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर 2 पोस्टुलेट गिवन बिलो, हमें 2 पोस्टुलेट्स बतानी है जो यहाँ 2 स्टेटमेंट्स लिखे हैं उसके लिए, यदि हैं तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं है। गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी हम 2 अलग अलग पॉइंट लेने हैं, चलो ले लिए, इसका नाम ए, इसका नाम बी। इसके बाद देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी, इस पर कहीं एग्जिस्ट करना है हमें सी पॉइंट, विच इज एन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कहीं क्या है, देखो मिड तो बोला नहीं उसने, कहीं भी लिख बना तो सी पॉइंट बन गया, ये तो डायग्राम बन गया। क्या ऐसी पोस्टुलेट है कोई जिसमें हम किसी पॉइंट 3 पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, ऐसा कोई पोस्टुलेट नहीं है, चलो देखते हैं, अभी इसके लिए नहीं है। अगले स्टेटमेंट में बोला है कि ए और बी है, पर लेकिन अब ये ए और बी के साथ अब ये ए बी पर नहीं है, कहानी है दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, इस सेम लाइन पे नहीं है, यदि हम इसको आगे पीछे बढ़ाएंगे तो लाइन पे आ जाएगा, हमने सी पॉइंट यहाँ ले लिया, अब बताओ ये लाइन पे आ सकता है क्या, इसको कितना भी इधर बढ़ा लेना, कितना भी इधर बढ़ा लेना, सी लाइन पे नहीं आएगा। ऐसी कोई पोस्टुलेट है जो दोनों को वेरीफाई कर दे, नहीं है ना ऐसी कोई पोस्टुलेट, ठीक है, तो इसका मतलब हम डायग्राम बना के छोड़ देंगे फिर, ठीक है। इसका आंसर शीट में देखना, उसमें अच्छे से उसमें एक्सप्लेन कर रखा है, और जैसा इसमें लिखना है वो लिख सकते हैं, या फिर हम डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, अनडिफाइंड टर्म्स को
पोस्टुलेट के जरिए बताओ। आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स। यदि ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट से रिलेटेड है तो उसको एक्सप्लेन करना है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। हमारे पास इफ ए पॉइंट सी लाई कर रहा है बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, डायग्राम मैं इधर बना रहा हूँ, ठीक है। ए एंड बी के बीच में कोई पॉइंट सी है, तो अभी तो देखो मैं सी को यहाँ ले रहा हूँ, अभी मैं ये नहीं पता, लेकिन मुझे मिड पॉइंट है, ठीक है। मुझे पता है कि ए और बी के बीच में कहीं है, तो ले लिया टू पॉइंट्स ए एंड बी, और सच दैट इस तरीके से कि ए सी और बी सी इक्वल हो जाए। ये ए सी और ये बी सी आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये पार्ट क्या है आपस में इक्वल, ए से लेके सी तक और बी से लेके सी तक। देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी। तो हमें प्रूव करना है ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी, ये प्रूव करना है। गिवन क्या है, ए सी इज इक्वल टू बी सी। देखो अब इसे लिखने का तरीका बहुत अच्छे से सीख लो। ज्योमेट्री में जो होता है लिखने का तरीका, वो क्या होता है, सबसे पहले हमें सॉल्यूशन मार्क करके, ठीक है, सॉल्यूशन मार्क करके हमें सबसे पहले हमें लिखना होता है गिवन। गिवन में क्या है, ठीक है, सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, दे रखी है नहीं दे रखी। अच्छा, इसके अलावा क्या दे रखा है, एंड ए सी इज इक्वल टू बी सी दे रखा है। इसके बाद प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमें, प्रूव करना है कि क्या प्रूव करना है, ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी। अच्छा, इसके बाद यदि हम कोई भी एक्स्ट्रा वर्क इसमें करते हैं कि इसको इस पॉइंट को इससे मिला लें, इसको, तो उसे हमें लिखना होता है कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। यदि हम सपोज करते हैं, कुछ लिखते हैं कि हम सपोज किया हमने ये, सपोज किया ये, तो उसे एज्यूमशन में, और उसके बाद लिखते हैं हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब प्रूफ, ठीक है। प्रूफ लिख ले, कोई कुछ भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रूफ लिख लिया मैंने। अब कैसे प्रूफ कर रहे हैं, देखो हमें पता है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब हमें पता है, ये भी पता है कि ए बी को हम ए सी प्लस ए सी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू बी सी गिवन है या नहीं, तो बी सी हटाया, ए सी लिख दिया। अब ए बी इज इक्वल टू टू ए सी, अब टू ए सी को मैं इधर लिख देता हूँ, ए बी को उधर लिख देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी। हो गया या नहीं हुआ प्रूफ। बहुत आसान था, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल इजी था क्वेश्चन था, तो ये हमने कर लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4th हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5th, इन क्वेश्चन नंबर 4th में ही पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। हमें बोल रखा है कि सी मिड पॉइंट है। क्या बोल रखा है, सिर्फ सी क्या है, मिड पॉइंट है। अभी तो कंडीशन दी थी ए सी इक्वल टू बी सी, लेकिन बोल दिया इसने सी मिड पॉइंट है। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो देखो हमें प्रूव करना है कि सी क्या है, सिर्फ और सिर्फ सी एक मिड पॉइंट हो सकता है, ए बी का कोई और मिड पॉइंट नहीं हो सकता, और होगा तो उसका नाम चाहे अलग हो, लेकिन होगा उसी जगह पे। अच्छा देखो, इसके अकॉर्डिंग यदि हम बात सोचें तो क्यों ना हम ऐसा सोच लें थोड़ी देर के लिए, ए सी तो मिड पॉइंट दे ही रखा है, दे रखा नहीं दे रखा, तो इस बात को पहले लिख लेते हैं। गिवन, क्या गिवन है, सी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। ए बी का मिड पॉइंट है, ये हमें दे रखा है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ए सी इज इक्वल टू बी सी। मिड पॉइंट है भाई, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। अच्छा, इसके बाद हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट every line segment has only one and
ओनली वन मिड पॉइंट, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलो इसके बाद आ जाता है प्रूफ कंस्ट्रक्शन पे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की बजाय एज्यूम्पशन। कंस्ट्रक्शन तो हमें करना ही नहीं, कोई पॉइंट से कोई पॉइंट मिलाना नहीं है, एज्यूम्पशन ले रहा हूं मैं। ठीक है, क्या ले रहा हूं? एज्यूम्पशन। तो ले रहा हूँ एज्यूम्पशन कि मैं सोच रहा हूँ कि सी तो मिड पॉइंट है ही, मैं एक और पॉइंट इसके पास ही एक पॉइंट और ले लेता हूँ डी। ठीक है, डी इज आल्सो मिड पॉइंट, डी इज आल्सो ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का ये क्या है? ए बी का भी मिड पॉइंट है। अच्छा, दोनों बातें प्रूफ हो गई। यदि हम देखो पहली बात को ले लेते हैं, व्हेन AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC दिया, तो यहाँ से मुझे पता होना चाहिए कि AB इज इक्वल टू हाफ AC होगा कि नहीं होगा? अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया है। एंड व्हेन AD इज इक्वल टू BD, यदि AD इज इक्वल टू BD हो जाए, D मिड पॉइंट हो जाए, तो यहाँ तो क्या था? C इज ए मिड पॉइंट था या नहीं था? C इज ए मिड पॉइंट, लेकिन यहाँ क्या है? D इज ए मिड पॉइंट। एक चीज हमने सपोज की है और एक चीज हमें दे रखी है। अब कौन सी बात गलत निकलती है वो देखते हैं। ठीक है, AD इज इक्वल टू BD, तो यहाँ से मुझे ये नहीं पता होना चाहिए क्या AD इज इक्वल टू हाफ AB, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, AC इज इक्वल टू हाफ AB मैंने प्रूव किया था ये। ठीक है, किया तो नहीं किया था? AC इज इक्वल टू हाफ AB। ऐसे यहाँ AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ AB हो जाएगा। किसी की बात भूल जाए, क्या करके बता देता हूँ। AD प्लस BD इज इक्वल टू क्या होगा? AB होगा। AD प्लस, इसको AD लिखना पड़ेगा, इधर AB, 2AD इज इक्वल टू AB और AD इज इक्वल टू हाफ AB। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसमें देखो AC इसके इक्वल है, BAD इसके इक्वल है, सेम थिंग्स के इक्वल है। सेम कोई थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग, थिंग्स सेम थिंग के इक्वल है। ये टू थिंग्स हैं जो सेम थिंग्स के इक्वल है, तो वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, इक्वल टू द वन अनदर। तो सो हम कह सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या बोल सकते हैं? AC इज इक्वल टू AD बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? अच्छा, अब देखें AC और AD, तो AC और AD कब ऐसा इक्वल कब हो सकते हैं? हमें तो दिख रहा है कि AD तो बड़ा है, दिख रहा है नहीं बड़ा दिख रहा, तो हमें यहाँ कहना होगा कि इट इज ओनली पॉसिबल फॉर व्हेन C एंड D आर कोइंसाइड, मतलब इक्वल एक ही जगह पे पॉइंट हैं, C और D आर सेम पॉइंट। हमें क्या लिखना पड़ेगा? इट इज ओनली पॉसिबल फॉर दैट, इट इज ओनली, मैं लिख देता हूँ, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन C and D are same points and coincide। ठीक है, और मतलब एक के ऊपर एक है, coincide का मतलब ये होता है एक के ऊपर एक, तो C और D सेम पॉइंट्स है और एक के ऊपर एक ही पॉइंट है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि so we can say every line segment has one and only one point। ये लाइन हमें लिखनी है। now we can say, इसके बाद ये वाली लाइन यहाँ आ जाएगी। ठीक है, बहुत आसान था क्वेश्चन, तो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? इन फिगर 5.10 इफ AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD तुम्हें दे रखा है। ठीक है, केवल है AC इज इक्वल टू BD। क्वेश्चन बना देते हैं यहाँ ABCD, ऐसा क्वेश्चन में करवा चुका हूँ तुम्हें। ठीक है, और प्रूव करना है तुम्हें AB इज इक्वल टू CD, प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD, ये तुम्हें प्रूव करना है। तो देखो सॉल्यूशन के अंदर हमें क्या करना है? AC इज इक्वल टू BD तो लिखना ही है, दोनों साइड से सेम पार्ट सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, AC माइनस BC कर रहे हैं, BD माइनस BC कर रहे हैं। हम ये बात तो जानते हैं, एग्जाम्स हमने शायद थर्ड यूज की है, देख लेना हमने क्या सेम थिंग्स में से
जब हमें इक्वल थिंग्स में से इक्वल सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इक्वलिटी मिलता है। तो क्या मिला इसमें से ए बी, इसमें से क्या मिला सी डी, हो गया प्रूफ। ये मैं उस टाइम भी समझा चुका हूँ तुम्हें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, देखो सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई इज एक्सियम 5, एक्सियम 5 क्यों है इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम्स, यूक्लिड्स एक्सियम्स की लिस्ट में क्यों है, ठीक है। कंसीडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ, तो कोई उस क्या वो एक कंसीडर करना है हमें कि वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। और इसके आगे लिखा हुआ है नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट, और ये क्वेश्चन फिफ्थ पोस्टुलेट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, किसके बारे में बात कर रहा है, फिफ्थ एक्सियम के बारे में। अच्छा फिफ्थ एक्सियम मैंने बताई थी, वो बताई थी द होल पार्ट इज ग्रेटर देन द पार्ट, यही तो बताया था। जो होल होता है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, मतलब जो कंप्लीट होता है वो पार्ट के इक्वल होता है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हम जानते भी नो दैट इट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। कैसे, मैं कंप्लीट, मैं दिख रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। मेरे इतने से पार्ट को, ठीक है, ये हाथ वाला पार्ट मैंने अलग से हटा के खोल के रख दिया, ठीक है, रख दिया। अब ये जो मैं जो पूरा हूँ अभी इस टाइम, ये ज्यादा बड़ा वाला पार्ट है या फिर ये स्मॉल, ये छोटा सा हाथ पार्ट है, मार्कर है, इस मार्कर का कैप मैंने हटा के रख दिया, ठीक है। अभी तो जब लग रहा था ये जब बड़ा था, या फिर ये अब हट गया जब बड़ा है, तो ये तो अब हट गया तो कम हो गया, बल्कि जैसे 50 kg वीट, 50 kg वीट के मैंने बिल्कुल एक बड़ा वो आते हैं ना एक कट्टा टाइप में, उस टाइप का एक पैकेट लिया और उसमें से मैंने 5 kg अलग कर लिया, तो 50 kg बड़ा है या फिर वो 5 kg बड़ा है, 45 kg बड़ा है। पार्ट तो दो बन गए ना, एक 5 kg का, एक 45 kg का, तो दोनों में से कौन बड़ा है, कोई भी नहीं, कौन बड़ा है, होल पार्ट बड़ा है। यदि मैं मार्कर की ही बात कर रहा था, तो मार्कर में यदि मैंने कैप को हटाया, ठीक है, तो अब ये ना तो ये मार्कर का कैप बड़ा है, ना ये खुद मार्कर बड़ा है। यदि इसको ज्वाइन कर दें तो अब ये बड़ा है, दोनों से बड़ा है कि नहीं, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और इसके साथ साथ चैप्टर 5 यहाँ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चैप्टर 5 में अब सिर्फ रह गया एक एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल रह गया, एग्जाम्पल नंबर 2। इसके बारे में मैं समझा देता हूँ तुम्हें लास्ट। प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड एन ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट पर यदि इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया जा सकता है, ये हमें प्रूव करना है। देखो कोई भी एक लाइन सेगमेंट मैंने ली, क्या गिवन है, तुम्हें इतना लिख दो पहले, इसके अंदर क्या गिवन है, सिर्फ और सिर्फ ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट ए बी, ये गिवन है। तो मैंने लिख दिया गिवन के अंदर, सबसे पहले गिवन वाला पॉइंट लिखना है। गिवन में क्या लिखा, ए लाइन सेगमेंट ए बी, लिख दिया ए बी, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अब हमें इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने के लिए प्रूव करना है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे जो प्रूव दैट में उसमें लिखा हुआ है ना, प्रूव दैट के बाद जो लिखा हुआ है वो इसमें लिख देंगे हम, ठीक है। और इसके बाद सॉल्यूशन पे आ जाता है। देखो सॉल्यूशन में क्या आना है, हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ए एज ए सेंटर एंड रेडियस ए बी। यदि ए को सेंटर लेते हैं और ए बी को रेडियस लेते हैं और सर्किल बनाते हैं, तो क्या ऐसा सर्किल नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। क्या है यहाँ, ए सेंटर है, पूरा बुक में लिखा हुआ है ध्यान से, ठीक है, उसी को एज इट इज लिखना है, लैंग्वेज साइज। ए सेंटर है और ए बी क्या है, रेडियस है, ठीक है, ए बी क्या है, रेडियस है। अच्छा इसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने बी को सेंटर लिया और ए बी को फिर से रेडियस ले लिया, बी ए हो सकता है, तो मैंने बी को लिया क्या, बी पॉइंट को सेंटर, और इससे हमने इसको एक सर्किल इधर बना दिया, ठीक है। और ये दोनों जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, वो कहाँ कर रहे हैं, वो सी पे, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि ए बी रेडियस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मैंने थोड़ी देर के लिए ये कहा कि ए सी को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, क्या कर दिया, ए सी और बी सी को ज्वाइन कर दिया। अब मैंने कहा ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्यों, रेडियस ऑफ द सर्किल व्हेन सेंटर इज ए, ठीक है। ए सेंटर था, जब ए बी और ए सी क्या रहेंगे, रेडियस रहेंगे। अच्छा इतना मुझे पता है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि बी जब सेंटर था तो बी ए और बी सी क्या है, रेडियस है। इधर से हमें पता है कि ए बी और ए बी इक्वल है, तो ए सी और बी सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। या फिर हम कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए बी ए सी बी सी तीनों क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। ये लैंग्वेज लिखनी है, तो मैं बुक में ये लैंग्वेज दे रखी है,
आसानी से, हाँ ये दे रखा है देखो, हेयर यू नीड टू लिखा हुआ है ना इसमें, तो इसको तो छोड़ देना, उसमें लिखा हुआ है यूजिंग यूक्लिड्स पोस्टुलेट 3 आई कैन ड्रॉ, यू की जगह क्या कर देना आई, कैन ड्रॉ ए सर्किल विद पॉइंट ए एज द सेंटर and AB as the radius. Similarly, draw another circle with point B as the center and B as the radius. The two circles meets at the A point से C. जो सर्किल मिलते हैं उसको C पॉइंट लिख देते हैं. Now ड्रॉ द लाइन सेगमेंट AC एंड BC. उसके बाद हमने AC और BC लाइन ड्रॉ की और फ्रॉम ट्राइंगल ABC, और ट्राइंगल ABC में फिर जो मैं ये लिखा है उसमें भी लिखा हुआ है कि हमें क्या लिखना है, उसके बाद जस्ट बाद आ जाओ AB इज इक्वल टू AC and AB is equal to BC, radius of the same circle, radius of the same circle, so हम कह सकते हैं AB is equal to AC is equal to BC, और so triangle ABC is an equilateral triangle. ठीक है, इसके लिए तुम्हें कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे चैप्टर में, है भी नहीं इसमें ज्यादा क्वेश्चन, यही था. अब इसके बाद हम लाइन एंड एंगल चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, कई सारी डेफिनेशन उसके बारे में सीखने वाले हैं, हर चीज के बारे में हम जानने वाले हैं. ठीक है, अभी ये चैप्टर 5th कंप्लीट हो गया है, इस क्वेश्चन के साथ, इस एग्जाम्पल के साथ ये सबको करना है, और मैं चाहता हूँ कि जो इस क्वेश्चन का जो वर्क है सेकंड एग्जाम्पल का, ये सब मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करें. ठीक है, इस क्वेश्चन को लिख के प्रॉपर तरीके से डायग्राम बना के सॉल्व करके लिख के मुझे व्हाट्सएप करना है, किस किसने किया है किस किसने नहीं किया है. तो आज के लिए इतना ही, चैप्टर 5th कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाला है. और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो शेयर करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे तुम्हें लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे. आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच.